विनय भाई, सबसे पहला सवाल तो आप ही से करता हूँ, क्योंकि आप विदेश को भी बढ़िया समझते हैं। यूएस एड का जो मामला है, अमेरिका में भी इसका हंगामा है। अमेरिका सरकार कह रही है कि ये पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। कैनेडी साहब ने शुरू किया था कि कैसे देश मजबूत बने, और ये जो है देश मजबूत बनाने के लिए था कि दूसरे देशों की हम मदद करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे, गरीब देशों की, उससे फायदा होगा। भारत में कहा जा रहा है कि 2012 में समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि चुनावी सुधार के लिए, चुनावी सिस्टम में कैसे सुधार किया जाए, वोट को कैसे, और डेमोक्रेसी की हेल्प हो, इसके लिए समझौता हुआ था 2012 में। और 2014 में सरकार बदल गई, तो खेड़ा का आरोप है कि भाई जब हमने अगर पैसा लिया और विदेशी सूत्रों ये पैसा लिया चुनाव में हेल्प के लिए, तो हम हार कैसे गए? जीते तुम, तो तुमने पैसा लिया होगा, तुमने गड़बड़ी की होगी। तो ये आरोप प्रत्यारोप को आप किस तरह से देख रहे हैं, और ये जो फंडिंग रोकी गई है, इस पर थोड़ी जानकारी। धन्यवाद धनंजय भाई। देखिए, सबसे मजेदार तथ्य तो ये है कि जिस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसकी कमान अभी एलन मस्क साहब के पास में है, उन एलन मस्क साहब के ऊपर भी बैन लगा है। 2024 में यूएस एड के इंस्पेक्टर जनरल ने जो है वो एलन मस्क के जो स्टारलिंक प्रोग्राम को लेकर के जांच बिठाई थी। अभी 2025 में एलन मस्क साहब आ गए तो उन्होंने जो है ये पूरा मामला उठाया कि और ये सिर्फ जो है भारत की बात ही नहीं है। भारत को $21 मिलियन मिला, तो $29 मिलियन जो है उन्होंने बांग्लादेश में पॉलिटिकल लैंडस्केप, स्ट्रेंथनिंग ऑफ पॉलिटिकल लैंडस्केप, उसी तरह $20 मिलियन जो है नेपाल में फिजिकल फेडरलिज्म के लिए दिया। देखिए, जो यूएस एड जो बनाया गया था उसका समय देखिए कि किस समय बनाया गया। देखिए, जब वो देश आजाद हुआ तो 1950 से लेकर के 1960 तक के बीच में भारत का रुझान जो था वो सोवियत संघ की तरफ था। लेकिन भारत जो था वो जो गुट निरपेक्ष देश थे, जो दोनों ही गुटों के, सोवियत खेमे में और अमेरिकी खेमे से बीच एक अलग राह अपना बनाना चाहते थे, और भारत उसका अगुवा हुआ करता था, जिसमें 1955 में बार्डुंग सम्मेलन जो एशिया और अफ्रीकी देशों का हुआ, उसके बाद 1960 के आसपास ही नाम का गठन। 1960 में और भी एक घटना हम देखते हैं कि उस समय में भारत में और चीन में दोनों ही जगहों पे अकाल पड़ा, और जो यूएस एड जो गठन किया गया, इसका जो मूल मकसद था, जो कोल्ड वार का जो दौर था, शीत युद्ध के दौर में जो देश जो थे, खास करके जो गरीब देश और छोटे देश जो थे, उनको किस तरह से अपने प्रभाव क्षेत्र में लाया जा सके। देखिए, जो बड़े देश जो काम करते हैं, तो वो जैसे कंपनियां सॉफ्ट प्रमोशन करती है, उसी तरह ये उनका सॉफ्ट प्रमोशन का तरीका होता है, इमेज बिल्डिंग का तरीका कह लीजिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो है ये भी एक तरीका होता है, ह्यूमैनिटेरियन एड हम भी करते हैं कि कहीं अकाल आ गया, डिजास्टर आ गया, पर उसमें जो खेल है, वो खेल जो आपने वो जो टर्म एक जो था ना, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएस एड के जो एम्प्लॉय होते हैं वो हाईली पेड होते हैं। एक एम्प्लॉय जो होता है वो करीब 30 लाख सालाना, 40 लाख सालाना, जो जैसी उसकी हायरार्की होती है उसके हिसाब से होता है। और ये गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के नाम पर ही तमाम चीजें होती है। देखिए, जो बड़ी शक्तियां हैं, विश्व शक्तियां, वो काफी महीने से आपको कंट्रोल करते। देखिए, विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने जो वर्ल्ड फाइनेंस सेंटर जो पहले लंदन हुआ करता था, उस लंदन से वर्ल्ड फाइनेंस सेंटर को हटा करके अपने यहाँ वो लेकर के चले गए। उसके बाद उन्होंने वो जो करेंसी का पूरा खेल किया, जो गोल्ड बेस्ड करेंसी पहले हुआ करती थी, कि भाई उसके आधार पर जितना का सोना है उतने बराबर का आप ले लेंगे। बाद में क्या हुआ कि जब सारे देश अपना सोना मांगने लगे कि भाई ये डॉलर आप रखो और हमारा सोना हमको दो,
तो अमेरिका मुकर गया उसके बाद से, और उसने जो है वो पूरा, अब फिर से एक बार बात हो रही है कि जो है हम गोल्ड बेस करेंगे। अभी जो अमेरिका ने विश्व के कुछ देशों को मिल करके अपना एक अलग ही करेंसी बास्केट बनाया हुआ और अपने हिसाब से चीजों को वो उसका जो एक्सचेंज रेट है वो तय करता है, और डॉलर ही सबसे रेफरेंस करेंसी है। इसके बावजूद जो है डॉलर का गोल्ड बेस नहीं है। मतलब आप जब डॉलर छापते हैं तो उतने का सोना आप नहीं रखते हैं अपने पास में। उसकी वजह से क्या होता है कि अमेरिका क्या करता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गिराना हो, उसके यहाँ हस्तक्षेप करना हो, तो वो जितना चाहिए उतना वो डॉलर छाप करके, और उस देश मतलब जो अमेरिका अपना घाटा जो है वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड सिस्टम में अपना वो फैला देता है। देखिए, आप चेक करके देखिएगा, आईएमएफ के हेड और वर्ल्ड बैंक के हेड, ये दोनों आपस में समझौता है, एक यूरोप का होगा तो एक अमेरिका का होगा। अब यूएस एड के जरिए जो ये जो तमाम एजेंसियां देख रहे हैं, और जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, उसको थोड़ा आप जोड़ करके जो जो पॉलिटिकल फंडिंग है उससे भी जब आप देखेंगे कि जो राजनीतिक चंदा जो है वो किस तरह काम करता है भारत में, तो आपको वो समझ में आएगा कि इसी तरह जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं तो वो सिर्फ किसी एक पार्टी को नहीं फंड करती, वो दोनों ही पार्टियों। तो इसीलिए जब जब ये लड़ाई हो रही है तो सब एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं। और ये जो ब्रांड एम्बेसडर की बात है, या ये जो है ये सब एक तरीका है। जैसे कई बार जो मित्रों के द्वारा जो पता चलता है कि जैसे ब्यूरोक्रेट्स को अगर किसी कॉर्पोरेट को पैसा देना होता है, कि मान लीजिए उनकी पत्नी को कहीं घूमने जाना है, एयर टिकट मांग दिया उसने, तो एयर टिकट अब उसको कैसे बैलेंस शीट में दिखाए? बैलेंस शीट में तो दिखा नहीं सकते हैं। तो बैलेंस शीट में जब नहीं दिखा सकते तो वो क्या करते हैं कि आप अपना जो उनका कोई वेंडर होता है उसको फोन कर देते हैं कि आप जो है ये 2 टिकट जो है, अब मोहतरमा बैंकॉक जाएंगी, आप उनको 2 टिकट कटा करके दे दीजिए, और बदले में आप जो हमको सामान देते हैं, चाहे पेंसिल देते हैं या कागज देते हैं या आप चाय पकौड़ा समोसा देते हैं, तो अगर आप 50 भेजते हैं तो आप 500 का बिल दे दीजिए, हमको फाइनेंस करना है। वो उस तरह से तो इसी तरह ये जो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ये खेल होता है कि कैसे उसको, तो ये ह्यूमन एड के नाम पे ओसामा बिन लादेन जब पकड़ा गया था तो उसको एसर्टेन करने के लिए कि इसी घर में ओसामा बिन लादेन है, उस पूरे इलाके में पोलियो का प्रोग्राम चलाया गया, और उसके जरिए पता चला कि वहां पे वो जो 2 बच्चे हैं, और फिर उसका जो उसका डीएनए टेस्टिंग के जरिए वो सैंपल निकाला गया, उससे फिर कंफर्म किया गया ओसामा बिन। ये मतलब थोड़ा ऐसी साइड स्टेप वाली कथा मैंने कही, पर जो मूल बात है वो मूल बात ये है कि जॉर्ज सोरोस हो या और कोई हो, ये सब जो है, देखिए पहले हम लोग छोटे देशों के मुल्कों के बारे में सुनते थे कि वहां पर जो है विदेशी हस्तक्षेप के माध्यम से वहां की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की। अभी हाल में आपने ये देखा होगा, जो ट्रम्प ट्रम्प जीते तो ट्रम्प के ऊपर ये आरोप लगा था कि ट्रम्प को जो है जो रशियन ये जो है और उनके उनके मदद से वो चुनाव जीते, क्योंकि जो वहां जो सर्वे चल रहा था उसमें हिलेरी क्लिंटन आगे चल रही थी। ठीक इन मौके पर कुछ ऐसी चीजें लीक की गई जिससे वो पिछड़ गई और उसको वो कवर अप नहीं कर पाई, और उसके चलते सीआईए के चीफ के ऊपर भी आरोप लगा कि वो उनसे मिले हुए थे। इसी तरह चीन के ऊपर भी आरोप लगता रहा है कि वो जो है हैक करके जो है उनका जो पॉलिटिकल कैंपेन है उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो पॉलिटिकल फील्डिंग कैसे
जो दोनों पार्टियां रहती है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है, आप देखेंगे जो यूनियन कार्बाइड की जो कंपनी थी डो जोन्स, जिसने उसको बाद में खरीदा था, तो भोपाल गैस मामले में आप उनका वकील देख लीजिए, जिस पार्टी की सरकार थी उसी पार्टी के वकील जो थे उनके उसी पार्टी के वकील उनके पैरवीकार थे। तो डो जोन्स के पैरवीकार अभिषेक मनु सिंघवी भी थे और अरुण जेटली भी थे। जब कांग्रेस का शासन था तो अभिषेक मनु सिंघवी थे, और जब बीजेपी का शासन था तो अरुण जेटली रहे उसके पैरोकार। और बीजेपी ने भी उनसे पैसे भी लिए थे 1 लाख रुपए, जबकि उसका वो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि ये जो खेल है, इस खेल से के पीछे बड़े पैमाने पर जो है अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेट्स, जो फार्मा लॉबी, जैसे जैसे बिल गेट फाउंडेशन, ये जो बड़े बड़े जो फार्मा लॉबी क्या करती है कि यूरोप में और अमेरिका में जो दवाइयां बैन हो जाया करती हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो सब यहाँ के हेल्थ सिस्टम के माध्यम से और यहाँ के रूरल एरिया में जो लोग हैं जिनकी जानकारियां कम है, वहां उसको पुश कर देते हैं बिना बताए हुए, और उसको जो फ्रेम करते हैं वो फ्रेम करते हैं कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ये बहुत अच्छा ये जो है कॉन्ट्रासेप्टिव है और ये विमेन को लिबर्टी देता है। उसमें एक बहुत बड़ा केस डेपोप्रिवेरा का था कि आपको रोज रोज का इस्तेमाल करने की झंझट नहीं पड़ेगी, आप एक बार लगा लेने के बाद 5 साल के लिए आप ये हो जाएंगे, इम्यून हो जाएंगे, और फिर वापस वो हो जाएगा, जबकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत थे। तो कुल मिलाकर के ये है कि यूएस एड जो 1960 के दशक में बनाया गया था, और तब जो है भारत में बहुत फेमिन की स्थिति थी, और उस समय यूएस एड आधे जो था वो उनको फॉरेन करेंसी एड के रूप में दिया गया था, क्योंकि उस समय तब भारत के पास फॉरेन करेंसी भी नहीं हुआ करता था ताकि उसके माध्यम से फूड व अन्य सहायता हो, और आधा जो था उनको एग्रीकल्चरल एड के रूप में दिया जाता। और बाद में यही स्कीम जो है, देखिए यही कॉन्साइड हमारा करता है फिर चीन की लड़ाई के साथ भी 65 में, फिर उसके साथ, और उसी समय 66-67 में फिर से जो मानसून फेलियर होता है, फिर से अकाल पड़ता है, प्लानिंग कमीशन 3 साल के लिए प्लानिंग बंद होती है, फिर उसके बाद जो उसी समय जो बार्गेन होता है, भारत को जो PLAT स्कीम स्वीकार करनी पड़ती है, फिर उसके बाद हरित क्रांति का दौर आता है। तो ये मैं इतनी जो साइड की बातें जो कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमको सावधान रहने की जरूरत है। जो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को जो पोल खोल रहे हैं, उसमें जनता को ये समझने की जरूरत है कि जो पॉलिटिकल पार्टियों से हमको ट्रांसपेरेंसी की जो है वो गवाही लेनी चाहिए कि आप एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय आप अपनी अपनी बात कहो कि आप कितने इसमें इन्वॉल्व हैं। जी सुरेंद्र भाई साहब, मैं आपके पास आता हूँ। ये आरोप प्रत्यारोप जो है वो तो पार्टियों के बीच चलता है, लेकिन इसमें अब पिछले कुछ सालों से जो देखा जा रहा है, खास करके नरेंद्र मोदी जी के अन्ना आंदोलन से खास करके अगर बात करिए कि अन्ना आंदोलन के बाद देश में एक ऐसा माहौल बना कि क्या सच है क्या झूठ है ये बताना बड़ा मुश्किल है। और अन्ना आंदोलन से जो आज तक चल रहा है वो प्रोपेगेंडा ही चल रहा है। अब इसमें बड़ा मुश्किल हो पाता है आम आदमी के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे पहचाने। धनंजय यूएसएड भाई, का मामला हो। मैं एक एक चीज और याद दिला देना चाहता हूँ। वो जो नीरा राडिया वाला जो मामला हुआ, नीरा राडिया वाले मामले में पूरी जो रिकॉर्डिंग थी वो इंटरनेट पे पड़ी हुई थी, बिल्कुल। और हंगामा तब हुआ जब उसको छापा गया, ठीक है, और उसमें जो है एक ही आदमी नहीं, सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो जो टाइमिंग है कि किस टाइम पे कौन सा इंफॉर्मेशन लीक किया जा रहा है, जैसे राजीव गांधी के ऊपर बोफोर्स का आरोप लगा
वो बाद में छूट भी गए। वीपी सिंह जेब में पर्ची लेकर के घूमते थे कि इसमें बैंक अकाउंट नंबर है, और कभी वो बैंक अकाउंट नंबर आया नहीं। जी ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये जो चीजें हैं वो जनता को बताने की जरूरत है कि जनता को जिस तरह से जो जो सही सूचनाएं हैं वो कौन उपलब्ध सुनिश्चित कराए। बिल्कुल। और तब ज्यादा संकट आ जाता है जब सरकार और सरकार की एजेंसियां वो हाँ, झूठ बांचने लगती, वही झूठ बोलने लगते हैं। मतलब हाँ, बाकी लोग बोले तो एक बार चल भी जाए, सरकार उसको खंडन करे, लेकिन वो गाना है ना बड़ा फेमस कि जब सावन आग लगाए तो कौन बुझाए, उससे है कौन ना? बोले। तो सावन जब आग लगाए तो कौन बुझाए। ऐसे में मतलब खास करके जब देखिए, जब से मनमोहन सिंह पे और शीला दीक्षित पे एक केजरीवाल खड़े हुए, एक मोदी जी खड़े हुए, और अन्ना आंदोलन दोनों के बीच में रीढ़ की हड्डी की तरह खड़े हुए, दूसरा गांधी आ गया, क्या नहीं हुआ है। और लगा धनंजय कि भाई, देश में अब देश बदल धनंजय गया, भाई, भ्रष्टाचार खत्म। धनंजय भाई, केजरीवाल ने जिस मॉडल को अपनाया, बहुत सारे हमारे पॉलिटिक्स में क्या होता है ना कि वो मॉडल इंपोर्टेड मॉडल, जैसे मोदी जी जो मन की बात जो कर रहे हैं, ये अमेरिका से इंपोर्टेड मॉडल है। जब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में अमेरिका भाग नहीं लेना चाहता वर्ल्ड वॉर में, उस जो भाग लेने के लिए तैयार करने के लिए जो वो टॉक बाई फायर साइड एक रेडियो के माध्यम से प्रोग्राम तैयार किया गया, जिसके माध्यम से लोगों का मानस तैयार किया, उसी मॉडल पे ये मन की बात है। उसी बिल्कुल तरह केजरीवाल ने जो मॉडल अपनाया उसको बोलते सूट एंड स्कूट, कि बिल्कुल। अनसब्सटेंशिएटेड आरोप लगाना बहुत आसान होता है। आपने आरोप लगा दिया और चल गया, आपने उसको साबित नहीं किया। तो केजरीवाल ने वो रीगन के समय का सूट एंड स्कूट मॉडल अपना लिया।